Hi everyone, my name is Ekta Soni and I welcome you each and everyone on this YouTube channel. So आज की वीडियो हमारी NCERT सॉल्यूशन के ऊपर होने वाली है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन क्लास 11 का ये चैप्टर है। काफी अमेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं मानती हूँ यार कि NCERT से ही पेपर आता है और आपको NCERT का हर एक कोना आपको यार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यार देखो थ्योरी सबको ही पढ़ते हैं, चैप्टर की थ्योरी हर कोई पढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं काफी बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं। बट आई वांट यू गाइस टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई डोंट वांट यू टू लूज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि आप नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा आगे रहो यार इस कॉम्पिटिशन में। क्योंकि आपको पता है कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाहर से भी आ सकते हैं थोड़े बहुत, और आपको लगेगा कि वो बाहर से, बट एग्जैक्टली में वो बाहर से नहीं होते हैं। वो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं जहां से वो कॉन्सेप्ट उठाया हुआ होता है। इसीलिए यार एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन का अपन एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं, और ऐसे ही मैंने काफी सारे चैप्टर्स यानी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसी के साथ में प्लीज यार सारी वीडियोस जरूर देखना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन इज जो हमसे पूछा जा रहा है, डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर क्या होती है। तो यार जीएफआर एक्चुअली में क्या है कि एक फिल्ट्रेट है जो कि किडनीज बनाती है पर मिनट। एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट किडनीज फॉर्म करती है, दैट मीन्स कि आपको पता है कि यार किडनी के अंदर जो उसकी वर्किंग यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर जो है कुछ इस तरीके से यार आपको पता होता है कि यहाँ पर पीसीटी होता है, यहाँ पर डीसीटी होता है, राइट। इस तरीके से पीसीटी हैनले लूप होता है, उसके बाद में ऐसे तरीके से डीसीटी होता है, फिर उसके बाद में आपकी जो आ जाती है वो ट्यूब आ जाती है, डक्ट आ जाती है, कंडक्टिंग डक्ट। तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम होता है। यहाँ पर आपको पता है कि ग्लोमेरुलस जो होगा, यहाँ से जो भी अपना अफेरेंट आर्टीरियल जो होती है, एफरेंट आर्टीरियल, वहां से जो भी मटेरियल आता है, पूरा का पूरा जो ब्लड आता है, उस ब्लड में से काफी सारी चीजें जो है बेटा वो छनती है यहाँ पर, और छनकर जो भी मटेरियल होता है वो यहाँ पर बाउमन कैप्सूल के अंदर की साइड यहाँ आ जाता है। इसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेट। और ये क्या होता है बच्चों, फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट जो होता है ये 1 मिनट में कितना छन रहा है, मतलब ब्लड, हमारा नेफ्रॉन जो है वो उस ब्लड को 1 मिनट में कितना अमाउंट में छान दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो 1 मिनट में 125 ml तक ब्लड छाना जाता है, 125 ml तक फिल्ट्रेट हमें 1 मिनट में मिलता है। अगर आप एक दिन की बात करेंगे तो 180 लीटर्स आपको एक दिन में मिलता है, जबकि 1 मिनट में आपको 125 ml मिलता है। तो ये तो हो गया बेटा जी जीएफआर के बारे में। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलरिटी मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर, कि जीएफआर को कैसे ऑटो रेगुलेटर, मतलब ऑटो रेगुलेट कैसे किया जाता है जीएफआर को, कि कितना अमाउंट छनना चाहिए, अगर इससे कम छन गया तो क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ज्यादा हो गया तो क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो कम और ज्यादा ना हो, वो चीज बैलेंस में चले, उसको रेगुलेट करने के लिए तो कोई अपने आप से ये चीज जो है मैकेनिज्म जो होती है पूरी की पूरी अपने आप से रेगुलेट होती है। कैसे रेगुलेट होती है, तो यहाँ पर यार इसको रेगुलेट करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास में किडनी के अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होती है, मतलब बिल्ट इन होती है, उसमें हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, किडनी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो, जो जीएफआर को मेंटेन करती है। जो हमारी जो एफिशिएंट मैकेनिज्म होती है, कौन कैरी करता है, कौन करता है, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजीए, ये जो होता है ये पूरा एपरेटस है। इस एपरेटस में 3 तरीके की सेल्स होती हैं, जिसके अंदर से बेटा ये सारी सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जीएफआर को मेंटेन करने के लिए, है ना। कुछ सेल्स जो होती है वो आपकी रेनिन भी सिक्रीट कर रही होती है, तो रेनिन हार्मोन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन जीएफआर को मेंटेन करने के लिए। तो जेजीए ये जो कहलाता है पूरा एपरेटस, जो कि 3 सेल्स का कंबाइंड चीज होता है। तो जेजीए इज अ वेरी स्पेशल एंड सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशन। आपको पता है कि आपकी पूरी नेफ्रॉन में अलग अलग जगह होती है, जैसे कि पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया। तो होता क्या है कि डीसीटी की, लेट्स सपोज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ओके। इस ट्यूब्यूल के है वो कुछ मॉडिफाई हो जाती हैं, और मॉडिफाई होकर बेटा वो एपरेटस मतलब एपरेटस का पार्ट बनती हैं, मॉडिफाई होकर कुछ ऐसा काम करती है जिससे कि हमारा जीएफआर मेंटेन रहे। तो बेसिकली अगर हमें आंसर करना हो इस क्वेश्चन को, तो जीएफआर को ऑटो रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस है। इसमें 3 सेल्स आती हैं, और तीनों ही सेल्स जो है जीएफआर को अच्छे से मेंटेन करके चलती हैं। इसमें से एक सेल आपकी जेजी सेल्स भी होती है, जो कि रेनिन सिक्रीट करती हैं और ये रेनिन जो होता है कि आपको जीएफआर को, मतलब बढ़े हुए जीएफआर को, या फिर आपका जो जीएफआर इधर उधर थोड़ा सा भी हो गया है, उसको नॉर्मलाइज करने के अंदर वापस से
इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ चलते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो देखो यार, मिक्चुरेशन इज कैरिड आउट बाय अ रिफ्लेक्स, तो ऑब्वियसली बात है ये ट्रू है। मिक्चुरेशन हमेशा हमेशा एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये तो। नंबर 2 इज एडीएच हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक, तो गलत बात हो गया, एडीएच हाइपोटोनिक नहीं बनाता, एडीएच हमेशा हाइपरटोनिक बनाता है, क्योंकि एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है कि हमारा जो यूरिन बाहर निकलेगा वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए उसमें से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करवाया जाता है वापस बॉडी के अंदर, और उस पानी को अपन बाहर नहीं एलिमिनेट करते हैं। तो वाटर एलिमिनेशन को रोकना होता है काम एडीएच का, ना कि वाटर एलिमिनेशन को बढ़ाना। इसीलिए यूरिन जो आता है वो हाइपरटोनिक आएगा, ना कि हाइपोटोनिक। दैट इज कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 3 सी जो ऑप्शन है हमारे पास में, प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बाउमन कैप्सूल। तो यार ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने आपको बताया जो जीएफआर होती है, तो इस बाउमन कैप्सूल के अंदर जो ये कैप्सूल के अंदर जो बेटा आपका क्या होता है कि ये आर्टीरियल आई, और ये आर्टीरियल जो होती है इस ग्लोमेरुलस से के अंदर मतलब बाउमन कैप्सूल में होती है। इस आर्टीरियल से जो भी ब्लड हमारा छनता है तो छन के इस कैप्सूल के अंदर जाएगा। ये कैप्सूल के अंदर जो भी ब्लड देगा बेटा वो उसमें आरबीसीज नहीं होती और उसमें बड़े बड़े प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, ब्लड के अंदर आपको पता है कि क्या क्या होगा ब्लड में, ब्लड क्योंकि प्लाज्मा एंड जो ब्लड सेल्स होती है उनसे मिलकर बनता है। ब्लड सेल में कौन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन चारों से मिलकर हमारा पूरा ब्लड बना हुआ है। तो यहाँ पर जब छनता है ना पूरा ब्लड, तो इसमें से प्लाज्मा छन जाता है, लेकिन बस प्लाज्मा में जो प्रेजेंट बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन हो गया, है ना, ये बड़े बड़े जो प्रोटीन्स होते हैं वो छनते नहीं है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसके पोर्स छोटे होते हैं इसलिए छनते नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े प्रोटीन्स रह जाते हैं प्लाज्मा में से, बाकी पूरा प्लाज्मा छन जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में वैसे तो 90% पानी होता है ना, तो वो पूरा का पूरा छन जाता है, खाली बड़े प्रोटीन नहीं छनते। ब्लड सेल के अंदर से बेटा आपके पास में डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज ये नहीं छन पाती हैं, है ना, तो ये चीज नहीं हो पाती। तो हमारा जो पूरा का पूरा जीएफआर होता है वो बेसिकली प्लाज्मा ही होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो ये ब्लड प्लाज्मा होता है पूरा का पूरा फिल्ट्रेट, जो भी यहाँ पर फिल्टर होकर आया है बाउमन कैप्सूल के अंदर, जो ब्लड प्लाज्मा जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन फ्री होता है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया, सी इज ट्रू। नंबर डी इज हेनलेज लूप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन। वेरी नाइस, वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि हेनले लूप जो होता है ना वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के काम आता है। आपको पता है कैसे कि हेनले लूप जो होता है ना वो क्या करता है, हेनले लूप के पास में दो आर्म्स होती हैं, एक होती है असेंडिंग और एक होती है डिसेंडिंग आर्म। ये आपके पास में डिसेंडिंग आर्म है और ये असेंडिंग आर्म होती है। डिसेंडिंग आर्म जो होती है वो हमेशा और हमेशा आपके किसके लिए परमेबल होती है, पानी के लिए। तो पानी को हमेशा रीएब्सॉर्ब यहाँ से करवाया जाएगा, और अगर आपको आयंस को करवाना है या सॉल्ट को करवाना है तो उसको रीएब्सॉर्ब असेंडिंग आर्म से करवाया जाएगा, क्योंकि असेंडिंग आर्म इज परमिएबल फॉर आयंस, ठीक है, नॉट परमेबल फॉर वाटर। इसीलिए बेटा जी अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो हेनले लूप बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगा और पानी को ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में रीएब्सॉर्ब करवाएगा। सोच के देखो, अगर आपने पानी पिया और वो फटाफट आपका पानी जो है यूरिन के फॉर्मेट में बाहर निकलता जाए, तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, उस पानी की कमी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो मान लो हम ऐसे किसी एरिया में हैं, डेजर्ट एरिया में है, जहां पर हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है और हमें पानी चाहिए है, तो हमारी बॉडी अपने आप को एक्लिमेटाइज करेगी, क्योंकि अभी पानी है नहीं हमारे पास। तो ऑब्वियसली बात है कि हम यूरिन बाहर निकाल के पानी का लॉस तो नहीं कर सकते हैं। तो जितना पानी हमारी बॉडी में अभी है उसको हम बचा के रखें, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पानी को रीएब्सॉर्ब करवाया जाता है यूरिन के अंदर से, ठीक है, हेनले लूप के थ्रू। और बाकी का जो हमारा यूरिन होता है वो बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जिस दिन हम पानी भी नहीं पीते हैं ना उस दिन भी यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है, हेनले लूप इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर ई इज ग्लूकोज इज एक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कॉर्निटेड ट्यूब्यूल। एब्सोल्युटली पीसीटी में सबसे ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन होता है, और रीएब्सॉर्प्शन के अंदर ग्लूकोज जो होता है ना वो आपको पता है कि ग्लूकोज ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ब्लड छन रहा है, छन के कहाँ जाएगा, बाउमन कैप्सूल में, बाउमन कैप्सूल से कहाँ जाएगा, पीसीटी में। तो बाउमन कैप्सूल से पीसीटी में आते वक्त ग्लूकोज भी तो आएगा ना, ग्लूकोज तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ग्लूकोज तो छन जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या नहीं छन रहा, एक तो ब्लड सेल्स नहीं छन रही और साथ में प्लाज्मा में बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं छन रहे। उसके अलावा
ग्लूकोज पड़ा हुआ है प्लाज्मा के अंदर, वो तो सब कुछ छन ही रहा है ना, ग्लूकोज तो छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो छन रहे हैं। अब हम तो नहीं चाहेंगे कि हमने तो इतनी मेहनत से रोटी कमाई है, हमने खाई है, हम उसकी एनर्जी ले रहे हैं तो उसको वेस्ट जाने दें यूरिन के अंदर, ये तो नहीं चाहेंगे। इसीलिए वो ब्लड जाता जरूर है नेफ्रॉन के अंदर, बट वो जाके यूरिन के अंदर नहीं मिलता है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जो होता है वापस से पूरा 100% रीएब्जॉर्ब करवा दिया जाता है किडनी के थ्रू, और ये पूरा का पूरा रीएब्जॉर्प्शन कंप्लीटली एक्टिव प्रोसेस होता है, बिल्कुल एक्टिव। यहाँ पर ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के लिए, इसको रीएब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें एटीपी खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए एक्टिव प्रोसेस होती है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 3 है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो यार काउंटर करंट का मतलब सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, एक आर्म में अगर मैं ऐसी डायरेक्शन बना दूं, दूसरी आर्म में ऐसी डायरेक्शन बना दूं, ये होता है काउंटर करंट। ये काउंटर करंट हमारे नेफ्रॉन में 2 जगह बनता है ना, 2 जगह नहीं वैसे 3 जगह बनता है। तो काउंटर करंट एक्चुअली में होता क्यों है, क्योंकि आपको लेट्स सपोज मैंने बताया ना कि अगर आप डेजर्ट एरिया में है, या आपने ऐसा कोई दिन है कोई दिन ऐसा आया कि भाई जैसे करवा चौथ आया कि आपने पानी नहीं पिया है ना, तो या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि बाहर आप चले गए हैं और आपको पानी मिल नहीं रहा है, तो आपने पानी पूरे दिन में बहुत कम पिया है, तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पर हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस कंडीशन आ गई कि पानी मिल नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी में जितना ऑलरेडी प्रेजेंट पानी है उसको बचा के रखा, और उसको बचा के रखने के लिए हमारी बॉडी उस पानी को ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब करना चाहेगी इंस्टेड ऑफ उसको बाहर पास आउट करने के, है ना। तो इसलिए पास आउट कम किया जाएगा और उसको रीएब्जॉर्ब ज्यादा किया जाएगा। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है जिसमें यूरिन को, जो बाहर निकलता यूरिन होता है, उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाता है ताकि पानी उसमें ज्यादा ना जाए, क्योंकि हमें पानी रीएब्जॉर्ब करना है। इसीलिए बेटा ये काम आपको पता है, एक तो हेनले लूप करता है और एक वासा रेक्टा करती है। वासा रेक्टा और हेनले लूप, ये हेनले लूप इस तरीके से हो गया, वासा रेक्टा जो आपको पता ही है कि इस तरीके से बाउमन कैप्सूल हो गया, और ये आपकी पीसीटी हो गई, और ये पीसीटी जाके यहाँ पर खुलती है। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पे खुलती है और इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकलेगी, और इसकी चारों तरफ यूं जाल बना देती है, कुछ इस तरीके से जाल बना देती है ना। तो ये ब्लड वेसल होती है। तो ब्लड वेसल भी इसकी चारों तरफ क्या होता है ना, वैसे मैंने यहाँ पे गलत बना दिया, सो सॉरी, है ना। तो ये आपकी वासा रेक्टा, मैं सपोज ये येलो से बना रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से ऊपर तो बनता है इसका बेटा जाल, जिसको पीटीसी बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। एंड ये जो पीटीसी होती है बेटा नीचे नीचे हेनले लूप का जो लोअर पोर्शन होता है यहाँ पर ऐसे यू शेप में बनती है। तो जब ये यू शेप में हेनले लूप के जिस पोर्शन पर ये यू शेप में अपना अपना शेप लेती है, इसको वासा रेक्टा कहते हैं। तो वासा रेक्टा एंड हेनले लूप जो होता है बेटा जी कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो ये एक हेनले लूप है और हेनले लूप के बिल्कुल पैरेलल चलती है वासा रेक्टा। तो ब्लड बेटा वासा रेक्टा में ऐसे ऐसे बहता है, यहाँ से आएगा और ऐसे बहेगा, जबकि हेनले लूप के अंदर जो मटेरियल होता है बेटा जी वो ऐसे जाकर और ऐसे जाएगा। तो आपको पता है कि मैंने बताया ये और ये वाली कंडीशन को बोलते हैं काउंटर करंट। तो काउंटर करंट जो होता है बेटा आपको दिखाई दे रहा है 3 जगह पे है। सबसे पहली जगह मैं आपको दिखा, हेनले लूप की दोनों आर्म्स देख लीजिए आप, दोनों आर्म्स के अंदर इस तरीके की सिचुएशन है। नंबर 1 काउंटर करंट यहाँ चल रहा है। नंबर 2 वासा रेक्टा की दोनों आर्म्स देख लीजिए, वासा रेक्टा की, है ना, बिल्कुल ऐसा सिचुएशन चल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक काउंटर करंट है। नंबर 3 सिचुएशन ये देख लीजिए, एक वासा रेक्टा की आर्म देख लीजिए और एक हेनले लूप की आर्म देख लीजिए, दोनों के अंदर उल्टा चल रहा है। तो 3 काउंटर करंट यहाँ पर टोटल चलते हैं, और इसकी हेल्प से हमारा जितना भी यूरिन होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है। तो हेनले लूप और ये जो आपका वासा रेक्टा बेसिकली करते क्या है, NaCl एंड यूरिया, इन दोनों को ज्यादा रीअब्सॉर्ब करवाकर इसकी हेल्प से क्या करते हैं, वो यूरिन को ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो हेनले लूप एक यू शेप पार्ट होता है नेफ्रॉन का, जिसमें ब्लड फ्लो, द फ्लो ऑफ ब्लड इन 2 ब्रांचेस ऑफ द ट्यूब इज द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन जब भी होगी काउंटर करंट वहां चलेगा। वासा रेक्टा जो दूसरी हैंड पे है, तो वासा रेक्टा के अंदर क्या होता है बेटा जी, वहां पर भी कैपिलरी का नेटवर्क बनता है। हेनले लूप के पैरेलल जो चलता है वो वासा रेक्टा भी यू शेप में निकलती है, जो लास्ट वाले पार्ट के हेनले लूप का जो एंडिंग पार्ट होता है वहां पर वासा रेक्टा भी यू शेप ले लेती है, अदरवाइज वो जाल बनाती है पूरा, ठीक है। तो वहां पर भी ब्लड का फ्लो जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ पर भी काउंटर करंट बनता है। तो क्योंकि आपको पता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है ना, NaCl और यूरिया को की वजह से आपकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है इंक्रीज करवाई जाती है। कि शुरुआत में बेटा जी अगर आपको मैं मान के चलूँ ऐसे है, ये हेनले लूप है और ये मैं मान के चलती हूँ आपकी वासा रेक्टा है,
तो आपको पता है कि हेनले लूप में क्या आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है ऊपर से पीसीटी से। तो फिल्ट्रेट का जो होता है बेटा जी ऑस्मोलैरिटी, जब वो पीसीटी से आता है तो पीसीटी के अंदर ऑस्मोलैरिटी 300 ऑस्मोल पर लीटर होती है। नीचे आते 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 वो 1200 हो जाती है। क्यों 300 से 1200 आने का कारण बेटा यही है क्योंकि आपको पता है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना। डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनले लूप के अंदर होता क्या है, पानी ज्यादा परमिएबल होता है, तो यहाँ से जितना होता है वो पानी रीएब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। तो इस ट्यूब के अंदर फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अगर पानी निकाल दूंगी तो चीज हाइपरटोनिक बनेगी कि नहीं बनेगी, पानी डालती जाओगी तो डाइल्यूट हो जाएगी, पानी निकाल दोगी तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेटेड को दूसरे टर्म में हाइपरटोनिक ही तो बोलते हैं और डाइल्यूट को हाइपोटोनिक। तो अगर मैंने पानी को रीएब्सॉर्ब करवा लिया तो ऑब्वियसली बात है नीचे जाते जाते हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो 300 से 1200 ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब 4 गुना ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई। तो ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करवाने का काम पता है क्यों होता है, ये पानी अपने आप से थोड़ी ना बाहर आएगा। पानी को बाहर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, काउंटर करंट की हेल्प से पानी को बाहर लाने के लिए इस हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म से पानी में ज्यादा से ज्यादा सोखूंगी तभी तो मेरा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा ना। तो इसको बाहर लाने के लिए बेटा जी ये जो इंटरमेडुलरी स्पेस होता है, यानी कि हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच का जो स्पेस होता है, इंटरमेडुलरी स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस जो भी बोलो आप, इस स्पेस में हम ज्यादा से ज्यादा पानी को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस स्पेस के अंदर मुझे मतलब वहां से पानी बाहर निकालना, तो इस स्पेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, पानी अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। हमें पता है कि डिसेंडिंग आर्म जो होती है हेनले लूप वाली, उसमें पानी ज्यादा परमिएबल है तो आसानी से बाहर निकलेगा। तो पानी को तो हम बाहर निकाल लेंगे लेकिन पानी अपने आप नहीं आएगा। पानी तब आएगा कि जब यहाँ पर पानी हेनले लूप की आर्म के अंदर पानी ज्यादा है और बाहर इंटरस्टिशियली जो स्पेस होता है ये इसके अंदर पानी कम है। तो यहाँ पे पानी कम को कैसे शो करेंगे कि पानी कम कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्ट बढ़ा देंगे, NaCl का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। अभी NaCl अमाउंट कैसे इंक्रीज होगा, असेंडिंग लूप दिख रही है, असेंडिंग लिम्ब आपको दिख रही है हेनले लूप की। तो यहाँ से बेटा आपको पता है कि असेंडिंग लिम्ब इज ऑलवेज परमिएबल फॉर आयंस और परमिएबल फॉर सॉल्ट। तो NaCl बाहर निकलता जाएगा और ये NaCl जो होता है बेटा वासा रेक्टा, आपको पता है ब्लड ऐसे फ्लो करती है, ऐसे और ऐसे। तो वासा रेक्टा इस NaCl को अपने अंदर ले लेगी और यहाँ से लेकर इसको जाएगी। अब ये वासा रेक्टा NaCl को बाहर निकाल देगी, यहाँ पर निकालेगी, क्योंकि वासा रेक्टा भी तो अपने आप को वापस से वैसा का वैसा चाहती है ना। ऐसा थोड़ी ना कि वासा रेक्टा में जो ब्लड घूम रहा है वहां पर NaCl घूमता जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ से लेके आएगी और यहाँ जाएगी और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लाके NaCl को छोड़ देगी। जैसे ही NaCl यहाँ पर आ जाएगा तो NaCl का अमाउंट बढ़ गया। NaCl का अमाउंट बढ़ जाने से बेटा बाहर कंडीशन कैसी हो गई, हाइपरटोनिक। हेनले लूप में कैसी कंडीशन है, हाइपोटोनिक। पानी अंदर ज्यादा बाहर कम, तो पानी ज्यादा से ज्यादा सोख लिया जाएगा। तो ये हो जाता है बेटा काउंटर करंट। इस वजह से हमारा यूरिन जो आता है वो 300 से 1200 मिली ऑस्मोल यानी कि 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड आता है। जो भी हमने पानी पिया है उस पानी के कंपैरिजन में 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड यानी गाढ़ा यूरिन आता है ना। तो ये काउंटर करंट का कमाल होता है ना। इसी के साथ NaCl, खाली अकेले NaCl से कुछ नहीं होता, यहाँ पर यूरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये यूरिया कहाँ से आता है, कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट में वैसे यूरिया होता है, बट कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है ना बेटा वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में या इंटर मेडुलरी स्पेस के अंदर ये यूरिया जो है थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर छोड़ा जाता है। यूरिया भी बेटा एक सॉल्यूट ही है, तो यूरिया की वजह से भी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो NaCl और यूरिया दोनों आकर यहाँ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का तो कम हो जाएगा ना। सॉल्वेंट कौन है, पानी। तो पानी बाहर कम हो जाएगा और सॉल्यूट बढ़ जाएगा। तो पानी बाहर कम है, हेनले लूप में पानी ज्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर आ जाएगा और वहां पर है पानी की अमाउंट कम हो जाएगी, इसीलिए ऑस्मोलैरिटी बढ़ते बढ़ते 4 गुना हो जाएगी, इसीलिए यूरिन इतना गाढ़ा हो जाएगा। तो ये होता है काउंटर करंट। बेटा मैंने अपनी आसान भाषा में समझा दिया है। तो ये ब्रीफ अकाउंट था काउंटर करंट के ऊपर। उसके बाद करते बेटा लीवर, लंग्स एंड स्किन का क्या रोल होता है, एक्सक्रीशन में क्या एक्सक्रीशन वो करते हैं। तो लीवर जो होता है वो आपका चीफ साइट होता है किसको प्रोड्यूस करने के लिए, काफी सारे स्टीरॉइड हार्मोन, क्योंकि आपको पता है वाइटल ऑर्गन है। तो स्टीरॉइडल हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग, विटामिन ये जो होते हैं वो लीवर से सिक्रीट किए जाते हैं। इवन जो डेड एरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो उनके पास हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये किसमें डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बाइल पिगमेंट्स में, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। ठीक है, तो ये जो होते हैं वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि लीवर सिक्रीट कर रहा होता है बाहर।
तो बाइल जो होता है बेटा जी वो सब्सटेंस कैरी करता है इंटेस्टाइन तक, जो कि बाइल के अंदर आपको पता है ना वेस्ट मटेरियल होते हैं, है ना, तो उनको एलिमिनेट किया जाता है। तो लीवर ये सब चीजें करता है। लंग्स के अंदर बेटा हमारी देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सबसे बेकार चीज है जिसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर रहे हैं। हालांकि हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा किडनी ही है, बट लीवर, लंग एंड स्किन जो होते हैं ना ये भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, बट नॉट आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन और नॉट आर दी नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने वाले ऑर्गन्स। नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने वाला ऑर्गन सिर्फ किडनी होता है और कोई नहीं, ठीक है। तो ये CO2 बाहर निकालेगा, 200 ml CO2 अप्रोक्सीमेटली निकाली जाती है हर मिनट। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये डेटा एनसीईआरटी में गिवन है, 1 मिनट में कितनी CO2 हम बाहर निकाल के फेंकते हैं, 200 ml। और आपको पता है कि वाटर भी हम बाहर निकालते हैं हवा के थ्रू, क्योंकि हमारी जो हवा होती है उसमें पानी भी होता है, थोड़ा बहुत नमी होती है, ऐसे तो नहीं सूखी हवा हम भेज रहे हैं। तो वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर पानी भी थोड़ा बहुत जाता है, ठीक है, तो वो भी एलिमिनेट होता है। तो लंग्स जो होते हैं बेटा जी वो CO2 एंड वाटर वेपर जो होता है ना ये करने में बाहर निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्किन की बात करें तो स्किन जो होता है बेटा आपको थर्मो रेगुलेशन पता है कि हमारी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमें सर्दी लगती है और ठंड लगती है, मान लो कि तुम्हें गर्मी लगी है, मान लो बहुत ज्यादा गर्मी लगी, पसीने आएंगे। क्यों आए तुम्हें पसीने? तुम्हें पसीने इसीलिए आए बॉडी को कूलिंग दी जा सके, कूलिंग दी जा सके। जब भी पसीने आएंगे तुम पंखा चलाओगे तुम्हें ठंडा ठंडा लगेगा। तो बेटा वो पसीने इसीलिए आए हैं क्योंकि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो रही है। अपनी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 तो फिक्स्ड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए बेटा उसको चेंज ना किया जाए, इसीलिए हमारी बॉडी उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर पसीना छोड़ती है ना। पसीने छोड़ने के चक्कर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ गया था वो वापस अपना 37 पे नॉर्मल आ जाए, ठीक है, इसीलिए। एंड साथ ही साथ में स्वेट जो होता है, पसीना जो छोड़ा जाता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है थोड़ा बहुत। एंड साथ ही साथ में स्वेट जो होता है तब नेसेसरी होता है जब हमारी बॉडी को कूल डाउन करना होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया होता है ना, तो उसको कूल डाउन करने के लिए वापस 37 नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए पसीना सिक्रीट किया जाता है। तो आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा तेज चलते हैं, या बहुत ज्यादा टेंशन या एंजाइटी में होते हैं, या बहुत ज्यादा आप डांस करते हैं तेज तेज, तो आपको पसीना आने लगता है, इसी वजह से आता है। साथ ही साथ में बेटा जी स्वेट में होता क्या है, स्वेट ग्लैंड्स सिक्रीट करती है स्वेट को। इसमें यूरिया, NaCl, लैक्टिक एसिड ये सब चीजें होती है पसीने के अंदर। सीबम होता है जो आपको पता है कि ये भी सिबेशियस ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। तो आपको पता है ना, जब भी हमारा पसीना आता है तो हमारे स्किन के ऊपर ऑयल ऑयल सा आ जाता है, वो सीबम होता है एक्चुअली। ये एक सिबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, हाइड्रोकार्बन्स इसमें होते हैं, स्टीरॉल्स एंड वैक्स होती है, ठीक है। तो ये ऑयल कवरिंग, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग इज प्रोवाइडेड टू द स्किन बाय द सीबम, है ना। तो स्किन को एक ऑयली कवरिंग दी जाती है, ऐसा नहीं कि स्किन हमारी रूखी सूखी पड़ी है, हालांकि हम उसको ऑयली कवरिंग देते रहते हैं वैसलिन वगैरह लगा के, बट स्टिल जो नेचुरल कवरिंग है वो हमारा सीबम उसको देता है। तो दैट्स हाउ। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन को एक्सप्लेन करना है, तो मिक्चुरेशन का मतलब होता है यार यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना, है ना। ये क्या होता है, यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ने यूरिन बनाया, अब उसको हमें खाली करना है, ब्लैडर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। तो आपको पता है कि ब्लैडर में जब स्टोर किया जाएगा तो ब्लैडर में एक लिमिट तक स्टोर कर सकते हैं हम, एक पर्टिकुलर अमाउंट ही यूरिन में स्टोर हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम उसको एकदम पूरे दिन स्टोर करके रखोगे, पूरे दिन तुम यूरिन नहीं बाहर निकालोगे तो पड़ा रहेगा वहां पर, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम आएगा जो स्ट्रेच करने लगेगा, भाई वो स्ट्रेच करने लगता है ना, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते हम उसे। तो वो स्ट्रेच कर रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा जी वहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ये ब्लैडर होता है ना, इस ब्लैडर के ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर। तो जैसे जैसे यूरिन इसके ऊपर धक्का लगाता है ना, एक लिमिट बढ़ जाता है ब्लैडर, तो ये धक्का लगाता है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सिग्नल लेकर जाते हैं किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन को बोलते हैं भैया यहाँ से सिग्नल आ रहा है कि इसको खाली करना है। तो ब्रेन जो होता है बेटा मोटर न्यूरॉन के थ्रू अपना सिग्नल वापस इनको भेजते हैं कि ठीक है जी खाली कर दीजिए। और ये खाली करने के लिए बेटा यहाँ पर स्फिंक्टर लगे होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर। ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं इसके ऊपर हमारा बस चलता है, इसी की वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल स्फिंक्टर्स पे हमारा कोई बस नहीं चलता। तो इंटरनल स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल स्फिंक्टर्स हमेशा खुल जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, सॉरी रिलैक्स हो जाते हैं। जबकि अपन को इसको क्या करना पड़ता है ना, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। तो एक्चुअली में हमें क्या करना पड़ता है ना, स्फिंक्टर को रिलैक्स करना पड़ता है ताकि आराम से यूरिन पास आउट हो जाए, और ये ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है।
तो ऊपर से ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे से यूरिन बाहर निकलेगा, तो इस वजह से क्या होता है, मिक्सचुरेशन हो जाता है। तो दैट इज हाउ द मिक्सचुरेशन इज हैपनिंग। तो ये जो भी न्यूरॉन है, ये सारी की सारी बेटा न्यूरॉन कहाँ जा रही है, ब्रेन के पास में। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किससे कनेक्टेड है, सीएनएस से। तो ये जो न्यूरॉन्स होती हैं वो सीएनएस के पास जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी सा है ये। अमोनोटेलिज्म, देखो यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग। नाउअडेज नीट सॉरी एनटी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है, सो वी शुड नॉट स्किप दोज काइंड ऑफ वीडियो, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, काफी बच्चे नहीं करके जाते इनको। अमोनोटेलिज्म का मतलब है कि ऐसे प्राणी जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं, है ना। आपको पता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। हम तो यूरिया सिक्रेट करते हैं, एनिमल्स सॉरी बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, और बाकी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर अमोनोटैलिक होते हैं, यानी अमोनिया सिक्रीट करते हैं। तो अमोनिया हमेशा और हमेशा आपको पता है ना बोनी फिशेस सिक्रीट करती है। बाउमन कैप्सूल की बात करी जाए तो बाउमन कैप्सूल आपको पता है कि ये रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट होता है ना। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, और एक ही होता है आपके पास में रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल ये ट्यूब होती है पूरी, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग शेप होता है। बाउमन कैप्सूल में प्याले जैसा शेप हो जाता है, इसलिए बाउमन कैप्सूल कह देते हैं। उसके बाद पीसीटी कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल बनती है, फिर लूप बन जाता है, फिर वापस एक कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल बनती है, फिर एक डक्ट बन जाती है। तो ऐसे ट्यूब्यूल अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप कंडक्ट करती है। और ग्लोमेरुलस क्या होता है, जितने भी आपके ब्लड वेसल होती है वो इस तरीके से गुच्छा बनाती है, ग्लोमेरुलस होता है। नंबर सी, मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर से होगा। यूरिकोटेलिज्म का मतलब होता है यूरिक एसिड सिक्रीट करना, तो ऑलरेडी बता दिया बर्ड्स करते हैं, और एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो ये आपका हो गया मिक्स, इसको मैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय टर्म ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है ना, वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो चीजों को एक्सक्रीट करेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ साथ वो एक्सक्रीशन करने के साथ साथ और क्या क्या करता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में हर चीज मेंटेन चाहिए होती है। हमारी बॉडी में पानी का अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट में रहना चाहिए। पानी कम होगा तो दिक्कत होगी, पानी ज्यादा होगा तो और दिक्कत होगी। तो इसलिए पानी का अमाउंट बैलेंस चाहिए है। हमारी बॉडी के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट भी बैलेंस चाहिए होता है। आयंस जो होते हैं, सॉल्ट होते हैं, इनका अमाउंट हमें बैलेंस चाहिए होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, यानी हमारे ब्लड के अंदर। दैट इज व्हाट वी कॉल ऑस्मोरेगुलेशन, की हम इनको मेंटेन करके चल रहे हैं। हमारे ब्लड में ना तो पानी की कमी होनी चाहिए, ना ही आयंस सॉल्ट इनकी कमी होनी चाहिए। तो इनकी जो भी जरूरत है इसको हम मेंटेन करके चल रहे हैं, कम या ज्यादा ना हो, तो इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ये काम होता है किडनी का। आगे चलते, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर जनरली ईदर यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक, नॉट अमोनोटेलिक। वाई? जो एनिमल्स धरती पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो यूरियो या यूरिकोटेलिक होते हैं, अमोनो नहीं होते। क्योंकि आपको पता है यार अमोनिया ना ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। हम तो टेरेस्ट्रियल है, धरती पे रहते हैं, हमारे पास इतना पानी कहाँ आएगा, हम तो पियेंगे तब आएगा हमारे पास पानी। अब मान लो बोनी फिशेस है, वो तो रहती ही पानी में, तो वो तो सारे टाइम पानी को कंज्यूम करती हैं। अब पानी कंज्यूम करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इतना पानी उनकी बॉडी में जाएगा तो आराम से वो अमोनिया को बाहर सिक्रीट कर सकती है, बट हम तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पानी, हमारे पास इतना पानी है ही नहीं कि हम इसको रिलीज कर पाए, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पानी हमारे पास नहीं है। दैट इज वाई वी आर यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, क्योंकि यूरिया और यूरिक एसिड दोनों को बाहर निकालने में कम चाहिए होता है पानी, जबकि अमोनिया को ज्यादा चाहिए होता है पानी, ठीक है, इस वजह से। आगे चलते हैं बच्चों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेजीए इन किडनी फंक्शन। तो यार आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है जेजीए का क्या फंक्शन होता है। ये सेलुलर एपरेटस होते हैं, ये सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है अलग अलग जगह पे। एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर भी होता है, डीसीटी के अंदर भी होता है। तो जेजीए एक्चुअली में हमारी जो जीएफआर होता है वो अगर कम हो गया तो उसको मेंटेन करना, हमारा बीपी कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए जेजीए बहुत काम आता है। हमारे पास में जो अगर जीएफआर कम हो गया, बीपी कम हो गया, तो इनके चक्कर के अंदर बेटा जी हमारी जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि आपको पता है ये पूरा का पूरा एपरेटस है, तो 3 सेल से मिलकर बनता है। आपको पता है वो 3 सेल्स कौन सी होती हैं, जेजी सेल्स होती हैं, मैकुला डेंसा सेल्स होती हैं, है ना, और साथ ही साथ में आपके पास में लेसिस सेल होती है ना, लेसिस,
लेसिस सेल होती है, LESIS, ठीक है। तो ये होती है जेजी सेल्स, हमेशा रेनिन सिक्रीट करती है। रेनिन एक हार्मोन होता है जो आपके बड़े घटे हुए GFR, घटे हुए BP को वापस नॉर्मलाइज करता है। तो अगर इसको कम हो गया तो इसको वापस बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हमें रेनिन की जरूरत पड़ती है। और वहां पर हमारे पास पिक्चर में आता है RAAS सिस्टम, जो हमारी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। यहाँ पर क्या होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन, ये तीनों चीजें काम करती हैं। अब एंजियोटेंसिन जो होता है वो एक्चुअली में आपको पता है कि रेनिन जो होता है वो जेजी सेल सिक्रीट करेंगी कब, जब GFR और BP कम होगा हमारी बॉडी का। तो हमारे जेजी सेल्स को अब बताया जाएगा कि भैया GFR BP कम हो गया है तो तुम रेनिन सिक्रीट करो। रेनिन जाएगा वो एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में पड़ा हुआ है, कहाँ से आया है, लीवर से आया है एंजियोटेंसिनोजन। इस लीवर से आए हुए एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू। वो कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। एंजियोटेंसिन 2 के दो काम होते हैं बेटा जी, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ये, यानी कि ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। आप पता है पाइप अगर कम करोगे तो पाइप में बहने वाला जो पानी होता है वो और ज्यादा प्रेशर के साथ बहेगा। तो पाइप को अगर आप ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो, यानी कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो ब्लड वेसल में जो बहने वाला ब्लड है वो और ज्यादा पावरफुल होके बहुत तेज गति से बहेगा, यानी BP बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो BP घटा हुआ BP वापस बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, GFR हो रही है, जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ से हो रहा है, आफ्रेंट आर्टेरियल तो आ रही ना। आर्टेरियल क्या है, ब्लड वेसल ही तो है। अगर ब्लड वेसल में BP बढ़ा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिल्ट्रेशन भी फटाफट होगा, GFR बढ़ जाएगी, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी ना भाई। 1 मिनट में जहाँ थोड़ा हो रहा था अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से बेटा ये हो जाता है। दूसरा एंजियोटेंसिनोजन 2 एक और काम करता है कि वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर वर्क करवा के उसे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करवाता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो आपका सोडियम आयन और पानी को रीएब्जॉर्ब करवाएगा DCT से, है ना। DCT से सोडियम और पानी को रीएब्जॉर्ब करवाएगा। अब सोचो ब्लड के अंदर सोडियम और पानी को रीएब्जॉर्ब वापस करवा लिया गया है, तो ब्लड में पानी बढ़ गया, सोडियम आयन बढ़ गए, इस वजह से BP बढ़ जाएगा। जब भी देखा होगा ना किसी इंसान का BP कम हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि पानी में नमक घोल के पी लो। क्यों, क्योंकि सोडियम होता है नमक के अंदर, सोडियम की वजह से आपको पता है कि DCT ऐसे एक्सट्रीम केसेस में वो भी पानी को रीएब्जॉर्ब करने लगती है ना। तो पानी को रीएब्जॉर्ब करेगी और पानी ज्यादा से ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड जाएगा और आपके ब्लड में पानी बढ़ जाएगा। ब्लड में पानी बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, BP बढ़ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा आपका GFR काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो सिफेलोकॉर्डेट एम्फिऑक्सिस होता है बेटा, इसके पास होती है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फ्लेम सेल्स। प्लेटीहेल्मिंथीज की भी पास होती है, लेकिन यहाँ पे कॉर्डेट के बारे में बात करी गई है। आगे बात करें, कॉर्टिकल पोर्शंस प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन द ह्यूमन किडनी। तो कॉलम्स ऑफ बर्टीली आपको बताया गया है, NCERT में लिखा हुआ है। लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू द हेनलीज लूप, और इसको बासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंडिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप, ये क्या होती है बेटा जी, पानी के लिए असेंडिंग लिम्ब पानी के लिए इम्परमेबल होगी, डिसेंडिंग लिम्ब हमेशा परमेबल होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इम्परमेबल, और यहाँ आ जाएगा परमेबल। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन। तो आपको पता है कि कौन सा होता है, ADH हार्मोन जो होता है वो डिस्टल पार्ट यानी कि DCT से पानी को रीएब्जॉर्ब करवाना, ये ADH का काम होता है। नंबर C, डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। कभी भी डायलिसिस फ्लूइड में नहीं होगा, क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड में बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, और ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाता है, इसलिए हमारा ब्लड तो प्योर हो जाता है, और जितना भी वेस्ट होता है वो इस डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाता है। इसलिए इसमें कभी भी डायलिसिंग फ्लूइड नहीं होगा, मतलब इसमें कभी भी वेस्ट नहीं होगा। अगर वेस्ट होता तो सोचो कि नहीं आ पाता ये सारा वेस्ट यहाँ पर, है ना। इसलिए यहाँ वेस्ट नहीं होता, यहाँ वेस्ट होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रांसफर कर जाता है। नेक्स्ट इज अ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स और एन एवरेज, कितना यूरिया पर डे सिक्रीट किया जाता है हेल्दी इंसान के थ्रू, 25 से 30 ग्राम, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। तो यार इसी तरीके के ये तो पूरा NCERT सोल्यूशन हो गया। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ MBSAT के लिए। मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है यार, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपको नीट का पेपर लिख कर आना है, और नीट के पेपर में यार काफी कम टाइम रहता है, तो आपको प्रैक्टिस अपनी और बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं
तो आप बिल्कुल चिल हो, फ्री हो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए यार वेदांतु आपको पूरा मौका दे रहा है कि आप अगर मान लो कि आप 10th के स्टूडेंट हो, 11th के स्टूडेंट्स हो, आप चाहते हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करवाएं या अच्छे से पढ़ाई करें, तो वेदांतु के सारे कोर्सेज पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे अगर आपकी अच्छी रैंक आती है इस एग्जाम के अंदर। दैट मीन्स कि आप अपने पेरेंट्स की इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो कि आपको आपके पेरेंट्स को आप पर एक पैसा ना लगाना पड़े इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 100% स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर दी जाएगी। 8, 9, 10 के बच्चे हैं जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, 11, 12 वाले बच्चे हैं, नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉपर बच्चे वो भी दे सकते हैं। ये टेस्ट ऑफलाइन भी कंडक्ट करवा रहे हैं, ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी ऑफलाइन देकर आओ, क्योंकि ऑफलाइन में आपको प्रॉपर फील आएगा पेपर वाला, क्योंकि पेपर भी आपका ऑफलाइन में होता है। ये पेपर 2, 3, 9 और 10 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जा रहा है। एकदम फेस्टिवल समझ के इस पेपर को देकर आओ, और आपको यार इसमें बढ़िया से बढ़िया चीजें मिलने वाली हैं। क्या क्या मिलने वाली वो बता देती हूँ। अगर आपकी अच्छी रैंक आती तो 5 दिन का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में 5 दिन का फुली फ्री आपको ट्रिप मिलेगा। इसी के साथ में 100% स्कॉलरशिप मिलेगी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के ऊपर। आपको ड्रोन, स्मार्ट डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें आपको गिफ्ट में दी जाएंगी। 3 महीने का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा वेदांतु डाउट ऐप के ऊपर। जितने भी डाउट पूछना चाहो 3 महीने में पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। अभी के अभी तुरंत रजिस्टर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है। फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन, तो फटाफट से आप रजिस्ट्रेशन करके आओ। ऑफलाइन सेंटर्स कौन कौन से है? चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मदुरई, पौंडीचेरी, त्रिची, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, नागपुर, औरंगाबाद, पटियाला, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, बैंगलोर एंड पुणे। अब इसके आसपास कहीं पे भी रहते हो तो अपने नीडेस्ट सेंटर के अंदर जाकर ये पेपर जरूर देकर आएं। आपको मैं डेफिनेटली बोलूंगी ऑफलाइन ही देकर आएं, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ऑफलाइन से, ट्रस्ट में। ठीक है, इसी के साथ में यार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। एमबी सैट में रजिस्टर करने का फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुरंत रजिस्टर करना। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर होता है फिनिश, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इसके खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एमबी सैट के बारे में अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल भी मत भूलना, और खुद भी रजिस्टर करना मत भूलना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू सून, है ना, अगली वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर।